हैं फंडामेंटल इन्वेस्टिंग पे और हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज जुड़ चुके हैं अभय अग्रवाल, फाउंडर एंड फंड मैनेजर पेपरसरिका के। अभय जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। पिछली गुफ्तगू और इस गुफ्तगू की जब गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रखा है पूरे बाज़ार का विश्व ने एआई पर। और ये प्राइस डैमेज ऐसा नहीं कि इस बार हमारे यहाँ हो रहा है, ये यूएस में भी हो रहा है, नैस्डैक भी कोलैप्स हुआ। सारी चर्चा का विषय हुआ है वो एआई का एंथ्रोपिक टूल, रोज़ बरोज़ नए आते हुए एआई ऑटोमेशन टूल। आईटी में मैं सुबह डायरेक्टर साहब वो ग्राफिक्स दिखाइएगा, जिस प्रकार की इंस्टीट्यूशनल सेलिंग टारगेट कर रही है भाई जी निफ्टी आईटी को, मेरे ख्याल से मात्र इस 2 महीने में अब तक करीब 0.75 ट्रिलियन, 15 दिन में लगभग 10,000 करोड़ रुपए, बीते सवा साल में लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए की सेलिंग एफआईएस की। अभी क्या निफ्टी आईटी में एक रीजनेबल बॉटम नजदीक है या फिर अभी भी काफी दूर है? जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। आई थिंक इस सेक्टर पे हमारी काफी चर्चा हो चुकी है पहले भी। तो वीरेंद्र, मुझे लगता है एक फंडामेंटली वीक सेक्टर है। एआई का जो अनाउंसमेंट्स आए वो एक्सपेक्टेड थे, तो आई थिंक इन कंपनीज को काफी मेहनत करनी पड़ेगी और फ्रैंकली कैपेबिलिटी है मेहनत करके और रीस्ट्रक्चर करके वापस कॉम्पिटिटिव बनने की। इनकी कैपेबिलिटी है, पर उसके लिए थोड़ा बिजनेस अपना कैनिबलाइज करना पड़ेगा और वो कौन कर पाएगा, पहले कितना कर पाएगा वो देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है टेक्निकली अगर ओवरसोल्ड है तो शायद उसमें थोड़ा बाउंस आए, क्योंकि इतना बड़ा सेक्टर है, ऑब्वियसली वैल्यू इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। बट फंडामेंटली मुझे लगता है कि अभी भी वीकनेस है बिजनेसेस में। मैं होप करता हूं कि ये कंपनीज अपना बिजनेस रिस्ट्रक्चर कर पाए, वापस कॉम्पिटिटिव बने, तो जो इंडिया बेस्ड इन्वेस्टर्स हैं हमारे जैसे, हमें अपॉर्चुनिटी मिले उनमें इन्वेस्ट करने की। पर मेरी व्यू ये है कि फंडामेंटली अभी भी वीकनेस है बिजनेस में। जो अर्निंग्स अनाउंसमेंट्स आएंगी उसमें प्रेशर दिखेगा। कल जैसे टीसीएस के चेयरमैन ने कहा कि ये सिस्टम इंटीग्रेशन का बिजनेस है, पर अगर सिस्टम इंटीग्रेशन का बिजनेस है तो 20% के ऊपर का मार्जिन सस्टेन करना पाना इम्पॉसिबल रहेगा। तो मुझे लगता है वो मार्जिन भी 18-15% की तरफ आएंगे। और अगर ऐसा होगा तो वैल्यूएशन जो हैं वो आपको डीग्रोथ दिखेगा ईपीएस में। तो पी मल्टीपल जो अभी कम लग रहा है वो भी बढ़ेगा। तो मुझे लगता है इसमें कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है किसी भी इन्वेस्टर को। अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी, पर एक क्वार्टर वेट करें, देखें ये कंपनीज क्या कर रही हैं एआई पे। तो मेरे मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को थोड़ा वेट एंड वॉच रखें तो बेटर रहेगा, रादर देन प्लेइंग फॉर बाउंस बैक्स। अभी कॉशियस व्यू है भाई जी आपका। गुड मॉर्निंग सर। लेकिन क्योंकि सर आईटी और एआई एक बर्निंग टॉपिक है, तो इसी पे मेरा दूसरा सवाल ये कि प्रोमिनेंट वॉइसेस जब कहते हैं विनोद खोसला जैसे वॉइसेस कि 2030 तक, मतलब 4 साल में आईटी सर्विस बीपीओ इंडस्ट्री ही खत्म हो जाएगी। मतलब मैं आपसे टेक समझना चाहती हूँ, क्योंकि इन्वेस्टर्स के मन में अब डर है कि आईटी सर्विसेज ही खत्म हो जाएगा, सेक्टर ही नहीं रहेगा, स्पेस ही नहीं रहेगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, देखिए, आई थिंक उनकी बात भी ठीक है, पर अपॉर्चुनिटी रहेगी ये भी ठीक है। आई डोंट थिंक इसका श्रेय कोई ब्लैक एंड व्हाइट आंसर है कि कोई रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे मैंने कहा, हमारी कंपनीज को अपना बिजनेस मॉडल रीइन्वेंट करना पड़ेगा। अगर वो दो रास्ते पे जा सकते हैं, या तो सिस्टम इंटीग्रेटर बन जाए जैसे कल टीसीएस ने कहा, या फिर वो एआई को अडॉप्ट करे एज अ न्यू टेक्नोलॉजी और पुराना जो कोडिंग का मॉडल है पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, उसको एकदम ही खत्म करके एआई बेस्ड सॉल्यूशंस क्रिएट करें, तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। पर एज इट इज जैसा बिजनेस चल रहा है उनका क्वार्टर बाई क्वार्टर, जहाँ पे हम एक मीट्रिक देखते हैं, सब एनालिस्ट मीट्रिक देखते हैं, कितने लोग बढ़े कितने लोग घटे, बेंच कितनी यूज हुई, एफिशिएंसी रेशियो क्या है, ईबिट मार्जिन क्या है। आई थिंक वो खत्म हो जाएगा, वो मीट्रिक ही चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक 5 साल में हमारी कंपनीज को अपने जो कैश फ्लोज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी है, उसको बाई बैक, डिविडेंड में यूज करने की बजाय एक अपना नया बिजनेस रीओरिएंट करने की जरूरत है। तो तभी सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो 2030 का खतरा तो काफी बड़ा है डेफिनेटली। अभय जी सोच रहे होंगे आज श्रेया की कहाँ फंस गया मैं, हाथ ही साथ श्रेया भी और वीरेंद्र दोनों भी अगर आप देखें आईटी पे सवाल पूछ रहे हैं, है ना? अच्छा अभय जी, आपने C++ सीखी थी क्या? C++
नहीं, मेरे को कोई मौका नहीं मिला ऐसा सीखने का। मेरा मन तो था, पर फाइनेंशियल मार्केट्स, स्टॉक एक्सचेंज की जो बिल्डिंग थी दलाल स्ट्रीट पे, वो ज़्यादा हाँ, अट्रैक्ट करती थी। हाँ, सी प्लस प्लस और अपना वही भी ये हाल ये कैश था। प्लस प्लस। मेरे ना मेरे सेकंड सेमेस्टर में ना दो चीज़ें थी, है ना। एक थी सी प्लस प्लस और एक था टैली, है ना। टैली याद होगा आपको, पहले बहुत ज़रूरी होता था, है ना। तो हमारी क्लास शुरू हुई तो हम 4 लड़के थे। 1 घंटे में हमने तय कर लिया कि जनाब ये सी प्लस प्लस हमारे लिए नहीं है। 1 घंटे में 1 घंटे में तय कर लिया कि सी प्लस प्लस नहीं, हम टैली सीखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कुछ ऐसा हाल था सी प्लस प्लस का। अच्छा, अब आते हैं आईटी से बाहर निकलते हैं, बहुत हो गया आईटी। अब चलते हैं सर कुछ और पॉकेट्स पे जो आपको कन्विक्शन दे रही है ना। जहाँ पे आपको कन्विक्शन है कि अगला क्वार्टर नंबर्स अच्छे रहेंगे, ग्रोथ प्रोजेक्शंस आपको अच्छे लग रहे हैं, और बाय द FY26 में वो पिक्चर शायद क्लोजर के वक्त और अच्छी होगी। FY27 की पिक्चर वो कंपनी और अच्छी प्रेजेंट करेंगी। एक दो स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया बताइए क्या है आपके। ये देखिए वीरू, जो हम देख पा रहे हैं अभी मार्केट में, वो एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि जो पूरा प्राइवेट बैंक्स का जो बास्केट था जिसने अंडर परफॉर्म किया, मुझे लगता है वो काफ़ी अब लाइन पे आ रहा है। जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का प्रॉब्लम था पिछले क्वार्टर में भी, जहाँ पे डिपॉजिट्स बहुत वीक थे, क्रेडिट डिमांड अच्छी थी, आई थिंक वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है अक्रॉस द बोर्ड। फाइनेंशियल लेंडर्स के लिए जो लार्ज बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, आई थिंक आरबीआई ने भी पूरी कोशिश करी है कि लिक्विडिटी सस्टेन की जाए मार्केट में। कोई लेंड करना चाहता है तो उसको पैसे की कमी ना हो। जो क्रेडिट डिमांड पिकअप हो रही है, और वो रियली पिकअप हो रही है इस समय, आई थिंक वो दिखेगा हमको और बेटर एंड बेटर प्राइवेट कैपेक्स में और कंजम्पशन डिमांड में भी। तो ये जो डिमांड है क्रेडिट की, आई थिंक ये जो डिपॉजिट्स नहीं बढ़ रहे थे, वो वापस बढ़ने चालू हो गए हैं। तो मुझे लगता है ये इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे अगले क्वार्टर में, उसमें लार्ज बैंक्स, मिड साइज बैंक्स, एनबीएफसीज, सबके नंबर्स और क्रेडिट क्वालिटी भी बेटर दिखेगी। तो मुझे लगता है ये पूरा सेक्टर है जिसने काफी डिसअपॉइंट किया है पिछले 1.5-2 साल से, ये वापस रीरेट होगा, वापस ग्रोथ सेक्टर बनेगा। दूसरा एक पेरेनियल फेवरेट है, वो है फार्मा। मुझे लगता है यूएस में भी जो इंपोर्ट्स की डिमांड है, डाइवर्सिफाइंग अवे फ्रॉम चाइना प्लस फोकसिंग ऑन लोअर प्राइस्ड प्रोडक्ट्स, तो वो फार्मा की डिमांड को काफी ड्राइव करेगा। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जिसको हम सीडीएमओ में भी गिनते हैं, तो ये अभी भी हमारे जो सेक्टर है, ये बहुत ही छोटा सेक्टर है बाय एनी ग्लोबल स्टैंडर्ड। सो आई थिंक ये यहाँ से 5-10 गुना बढ़ सकता है अगले 10 साल में, वीरेंद्र। तो आई थिंक ये जो सेक्टर है फार्मा, ये काफी अट्रैक्टिव रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए। तीसरा जो मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस आएगी, वो वापस हमारे जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिनको मार्केट एक ईएमएस कह के क्लब कर देता है, पर ईएमएस में भी काफी अलग अलग तरह की कंपनी है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है, सेमीकंडक्टर अलग है, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है। तो उसमें भी कंपनीज हैं जो आउट परफॉर्म, जिन्होंने पिछले क्वार्टर में भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, और मुझे लगता है वही सस्टेन करेंगे आउट परफॉर्मेंस अपना। और चौथा सेक्टर जो एक काफी अच्छा इमर्ज हो रहा है एक्सपोर्ट की नजरिए से, वो है ऑटो कंपोनेंट्स का। ऑटो एंसिलरी नहीं, मैं ऑटो कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स फोर्जिंग बनाते हैं। तो इन्होंने काफी अच्छा काम किया है पिछले 4-5 साल में, और अब उसका पूरा फायदा मिल रहा है। आप इनके नंबर्स में देखेंगे, लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स भी काफी अच्छे थे, बेटर देन एक्सपेक्टेड, और मुझे लगता है वो वापस सस्टेन होगा। तो ये 4 सेक्टर हैं, मैं काफी होपफुल है कि ये नेक्स्ट क्वार्टर में डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेंगे। ओके, फाइनेंशियल्स, फार्मा, ईएमएस और साथ ही ऑटो कंपोनेंट्स। लेकिन अभी जी, जैसा कि आपने अभी मेंशन किया, ईएमएस को हम क्लब कर देते हैं और आपने इसकी सब कैटेगरीज बताई, तो हम अक्सर ज़्यादातर 4-5 स्टॉक्स पर ही बात करते हैं। अब आपने इतनी सारी कैटेगरीज बताई, तो उन सब में भी आपको क्या लगता है कौन सी कैटेगरी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है, और थोड़ा उस नज़रिए से स्टॉक भी बता पाए तो। जी देखिए, मैं स्टॉक्स का नाम लूंगा, मेरा बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पर हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में हैं कुछ स्टॉक्स, तो वो पब्लिक डोमेन में भी होता है हमारा, तो पर मेरा रिकमेंडेशन नहीं है किसी को खरीदने के लिए। पर इसमें आप देखें तो कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने एक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में जो एक बड़ा सेक्टर बन रहा है, ऑलरेडी बनेगा, उसमें लीडरशिप ली है। सिरमा एसजीएस है उसमें, जिसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे थे। एक केन्स है, केन्स का जो एग्जीक्यूशन है वो थोड़ा बिहाइंड द कर्व है, इसलिए स्टॉक अंडर प्रेशर रहता है, और मुझे लगता है कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तीसरा जो है वो है एम्बर, जिसने अभी पीसीबी में बड़ी प्रेजेंस क्रिएट करी है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स
में भी काफ़ी उनका प्रेज़ेंस है, रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे थे। सो आई थिंक ये जो 3 कंपनीज़ हैं, अलग-अलग सेगमेंट्स में प्ले कर रही हैं, पर काफ़ी सारे ग्रोथ सेगमेंट में हैं। जो चौथा एक नाम हम लेते हैं डिक्सन, डिक्सन के थोड़े कंज़्यूमर ड्यूरेबल्स का जो मार्केट है, मोबाइल मार्केट, वो थोड़ा स्लो डाउन में है अभी। तो इसके लिए आई थिंक उसके यूनिक प्रॉब्लम्स हैं, जो बाकी ईएमएस सेगमेंट पे अप्लाई नहीं करते हैं। तो मैं 4 ये स्टॉक्स देखूँ इसमें ईएमएस में, तो मुझे लगता है कि 3 जो हैं वो काफ़ी पॉज़िटिव टेरिटरी में है इस समय, श्रेया।